अनदर व्यू पॉइंट के सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर से उन दोस्तों के लिए जो अभी रियल एस्टेट का काम नया नया शुरू करते हैं और जब उनकी पहली डील होती है उसके बाद डील की खुशी तो बहुत होती है उनको कि हमने चलो टोकन दिला दिया, लेकिन टोकन के बाद जो कहानी होनी है, टोकन के बाद जो बयाना लिखना है, जो एग्रीमेंट टू सेल बनना है, वो कैसे होता है। सिमिलरली जब आप लीज आउट करते हैं कोई प्रॉपर्टी, आपने साइट पसंद करा दी कंपनी वाले को या किसी किराएदार को और उसने आपको टोकन दे दिया कि लीजिए भाई साहब 1 लाख रुपए महीने का किराया है, लेकिन आप हमारी तरफ से 20,000 रुपये टोकन पकड़िए और इसका एग्रीमेंट कराइए। अब नया नया जो डीलर होता है उसको एग्रीमेंट कराने का प्रोसीजर नहीं पता होता, वो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। आज मेरे एक पुराने मित्र हैं जो पहले कहीं जॉब करते थे रियल एस्टेट कंपनी में, सडनली अभी वो कुछ दिनों पहले डीलर बने। तो जब एग्रीमेंट बनाने की बात आई तो मैंने देखा कि उनको अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमको बताइए कि सर कैसे बनता है एग्रीमेंट। बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, जवां सिंपल, बस आपको एक बार समझना है तो निकाल लो अपनी पेन और कॉपी और एक एक पॉइंट ध्यान से देखो, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिसने ये वीडियो, इवन अगर आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, इवन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो भी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत रेलिवेंट है कि कैसे होता है एग्रीमेंट टू सेल, कैसे होता है बैनामा। बहुत सिंपल है। आजकल तो भैया सारा काम हमारे मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने इतना स्मार्ट बना दिया है कि आपको कुछ भी ना आता हो तो भी अगर आपको बस थोड़ा सा लाइजनिंग आती हो कि ये चीज़ उठा के उधर भेजनी है, वो चीज़ उठा के इधर भेजनी है, दोनों पार्टियों को कोऑर्डिनेट कराना है, एक ग्रुप बनाना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायर का डीलर, सेलर का डीलर एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए। एग्रीमेंट टू सेल के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आप जो सेलर है उसके डीलर को इन्फॉर्म करें कि भाई आप जो है, हो सकता है आपने दोनों तरफ की ट्रांजैक्शन आपने की हो, तब तो आप बहुत लकी हैं, फिर तो आपको ही दोनों पार्टियों से कोऑर्डिनेट करना है। प्रॉपर्टी के ऑनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो उनकी प्रीवियस रजिस्ट्री है या अलॉटमेंट है या कन्वेंस डीड है, वट एवर डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑथराइजेशन ऑफ हिज टाइटल, जिसमें उसके टाइटल की, उसकी ऑनरशिप का प्रूफ होता हो, वो डॉक्यूमेंट को आप व्हाट्सएप में मंगा लीजिए। फिर जिसने खरीदा है उनसे भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और एग्रीमेंट टू सेल में जो वो चेक दे रहे हैं उस चेक कटवा के उसकी फ़ोटोकॉपी मंगा लीजिए व्हाट्सएप में। टनाटन दोनों तरफ से आ गया सामान। अब आपने एक डीड राइटर सेलेक्ट करना है। मार्केट में जाइए, पता कीजिए कचहरी में कि एग्रीमेंट टू सेल बनाने वाले डीड राइटर्स कौन कौन है। एक दो के पास जाइए, उनसे पूछिए कि भाई ऐसे ऐसे एग्रीमेंट टू सेल बनाना है, तो आप बना दोगे तो क्या चार्जेस हैं। स्टैम्प पेपर एक्ट के तहत जितने भी वैल्यू का स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड होता है वो स्टैम्प एक्ट के तहत दिए जाता है, उसमें मेंशन होता है और समय समय पर वो रिवाइज भी होता रहता है। तो नॉर्मली जैसे देखा गया है कि एग्रीमेंट टू सेल जो है 2,000 के स्टैम्प पेपर में बनता है पंजाब में, तो आप 2,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि स्टैम्प पेपर लेना किसके नाम पे है, कौन लेगा स्टैम्प पेपर। देखिए समझिए, स्टैम्प पेपर हमेशा ऑनर के नाम पे लिया जाना है। उसका रीज़न है कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी बेची ही नहीं और उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प पेपर कोई भी खरीद ले और खरीद के एक एग्रीमेंट बना ले और फर्जी साइन करके दिखा दे, तो जब स्टैम्प पेपर ही मैंने नहीं खरीदा तो उसको प्रूव करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो जब मेरे नाम पे स्टैम्प पेपर है और फिर मैंने बेची है तो उसका एक लीगली ऑथेंटिसिटी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैम्प पेपर जो प्रॉपर्टी के सेलर हैं उनके नाम पे खरीदा जाएगा। कुछ लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं कि स्टैम्प पेपर तो कोई भी ले सकता है। ठीक है, कोई भी ले सकता है, देयर इज़ नो रिटन लॉ एज सच कि किसको लेना चाहिए, बट स्टैम्प पेपर जनरली ऑनर को ही लेना चाहिए। स्टैम्प पेपर ले लिया, अब आप जाइए उस डीड राइटर के पास, उसको बायर का, सेलर का, दोनों का डिटेल भेजिए। जो ट्रांजेक्शन हुई है, सपोज ट्रांजेक्शन हुई है, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुई है 50 लाख में, ठीक है, आपने बयाना दिया उसमें 25% सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपने 12,50,000 रुपये बयाना दिया, बैलेंस रह गया। तो ये जो बयाना दिया उसमें कौन से चेक से दिया उसका आपके पास फोटो है, डीड राइटर को जाकर के उनका ठटा खटा खटा प्रिंट आउट दे दो। प्रिंट आउट देकर उनको बोलो भैया ये सेलर है, ये बायर है, ये रजिस्ट्री है, अब इसकी रजिस्ट्री इस नाम से इसके नाम पे बैनामा होना है, बाद में ये रजिस्ट्री हो जाएगी। तो जैसे ही आप एग्रीमेंट टू सेल के लिए उसको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हो तो फटाक से बैठता है कंप्यूटर में और आधे घंटे में आपका काम हो गया, आपको निकल के आ गया। लेकिन अभी आप उसको स्टैम्प पेपर में प्रिंट आउट नहीं लेंगे, पहले आप वही कॉपी, रफ कॉपी एक बार सेलर को भेजिए, एक बार बायर को भेजिए, दोनों को भेजिए। उनको बोलिए कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस डिटेल सारा कुछ ठीक से चेक करें, क्योंकि जनरली यही एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री के टाइम पे दे दिया जाता है और डीड राइटर या जो भी अर्जी नवीस होते हैं वो उसी के बेस पे आपकी ड्राफ्टिंग करते हैं रजिस्ट्री की। तो ये प्रॉपरली चेक होना चाहिए। कैंसिलेशन जो टोकन अमाउंट है वो ठीक से लिखा होना चाहिए,
टोटल सेल वैल्यू ठीक से लिखी होनी चाहिए, बैलेंस पेमेंट ठीक से लिखी होनी चाहिए, एग्रीमेंट किस तारीख तक का बना है। सपोज़ वो प्रॉपर्टी हमें आज हम 15 तारीख को हम उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं और हम 31 जुलाई तक का टाइम दे रहे हैं, तो उसमें फुल एंड फाइनल पेमेंट की डेट लिखी होनी चाहिए। पेमेंट अगर नहीं करेंगे, एक पार्टी डिनाई कर जाएगी, सपोज़ बेचने वाला डिनाई करता है, खरीदने वाला डिनाई करता है, उन दोनों के ऊपर क्या टर्म्स कंडीशन लगेंगी वो लिखा होना चाहिए। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। गवाह के जरूर सिग्नेचर होने चाहिए एग्रीमेंट टू सेल में। ये सारी चीज़ें डीड राइटर को पता है, अर्जी नवीस को पता है, आपको बस ये चीज़ें बेसिकली ऊपर से पता होनी चाहिए। आप ये चीज़ें चेक करो, चेक करके बस उसके बाद दोनों पार्टियों को आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप में आपको उनकी तरफ से आ जाएगा कि ये चेंजेस कर दो, या आ जाएगा थम ओके। जब ओके आ गया तो वही आप उठा करके अर्जी नवीस को या डीड राइटर को बोलो कि भैया ओके हो गया है, अब इसका प्रिंट आउट निकाल दो। स्टैम्प पेपर के आजकल ई स्टैम्प आते हैं, फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं लिखा जाता, सेकंड पेज से वो अटैच हो जाता है और आपका प्रिंट आउट आ गया, आपने निकाला, साइन करवाया दोनों आदमियों से, कांग्रेचुलेशन दी, हो गया काम, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। अब ये उसी बेस पे उन्होंने टोकन दे दिया। अब आगे चल के इसकी रजिस्ट्री होनी है, तो रुको ज़रा, रजिस्ट्री वाला वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी आप एग्रीमेंट टू सेल बैनामा कराना सिखाया आपको आज। अब इसी तरह से कॉमर्शियल लीजिंग में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे LOI बनती है। पहले प्रॉपर्टी देखा, शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने कंपनी की विज़िट कराई, उनको पसंद आ गई, उन्होंने कहा ठीक है पकड़ो 20,000 रुपये या 15,000 रुपये कैश और बाकी हम चेक से पेमेंट करेंगे बाद में, आप इसकी LOI बनवा दो। या जो LOI वगैरह नॉर्मली लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह नॉर्मली कंपनी के केस में होता है, जो लोकल टेनेंट होते हैं वो कहते हैं जी साडा एग्रीमेंट करा दो जी, या आप हमारा एग्रीमेंट करा दीजिए। अब फिर आपके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि अभी आपने काम नया नया शुरू किया है, तो एग्रीमेंट कराने के लिए फिर आप जाते हो किसी सीनियर कंसल्टेंट के पास, डीलर के पास। उससे क्या क्या रिस्क है देखिए, एक तो आपकी डील में काफ़ी ऐसी कम्युनिकेशन सीक्रेट हो सकती हैं जो आपके क्लाइंट नहीं चाहते होंगे कि बाज़ार में पता चले, एक तो वो सीक्रेसी लूज़ होती है। सेकेंड थिंग, अननेसेसरी आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के मार्फत मिल रही है उसके बेस पे आप खूब आराम से रेंट एग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट करा सकते हैं। फिर भी अगर कभी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट्स में, फ़ोन नहीं कीजिएगा, फ़ोन में समय नहीं होता है पूरा डिटेल से बात करने का। कमेंट्स में आप लिख के डालिए, मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई दूंगा और जो भी रिक्वायर्ड आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगा। तो अब मान लीजिए बंदे ने सेलेक्ट की, साइट शॉर्ट लिस्ट की, अब उसने कहा तो आप उनको बोलो सर टेनेंट का हमें आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो। अगर वो कोई कंपनी है तो कंपनी का भी आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वो ले लीजिए। और ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी कंपनी की तरफ से ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिए। और उसकी एक ऑथराइजेशन का एक लेटर होता है जिसको बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं, वो आप उनसे ले लीजिए। ये हो गया आपने टेनेंट पार्टी से, या जो कंपनी उसको किराए पे ले रही है। इसी तरह ऑनर से आप उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिए। जो लीज एग्रीमेंट के जो टर्म्स कंडीशन होती हैं वो केस टू केस वेरी करती हैं। अगर कोई कंपनी आपसे लीज पे ले रही है तो वो तो अपनी टर्म शीट खुद भेजते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रहे हो, सपोज़ किसी ब्यूटी पार्लर वाले को आपने चढ़ाया या किसी बुटीक को आपने चढ़ाया, तो उनसे आप नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं कि 11 महीने की लीज़ है, इस तारीख को किराया देना है, 7 तारीख नॉर्मली होती है, 7 तारीख से पहले रेंट पे करना है, बिजली का बिल आप दोगे, अगर आप रेंट लेट करते हो तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी, 2 महीने की सिक्योरिटी देना है। ये सारी टर्म्स जनरली होती हैं। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सैम्पल रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट भी ज़रूर अटैच कर दूंगा, सो दैट आप लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और इस काम को सीखना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना है। इसके बाद मैं भविष्य में आपको रजिस्ट्री वाले दिन क्या क्या होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप इंतज़ार करें और इस वीडियो को अपने नए दोस्तों को फॉरवर्ड करें जो प्रॉपर्टी के काम में अभी नए नए उतरे हैं। जय हिंद।